हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, सभी घर पे खैरियत होंगे। सबसे पहले तो मैं महेंद्र रमन आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एलिवेटेड एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में ही बता दिया था कि अब आज से आप लोगों की क्लासेस जीके की भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंग्लिश का तो चल ही रहा था। इंग्लिश के बाद में बच्चों की डिमांड्स आ रही थी कि सर बाकी के सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी के सब्जेक्ट की क्लास में बेटा जीके का जो क्लास है मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया है आज से। तो आप लोग बिल्कुल कंटिन्यूटी बनाए रखें। अब आप लोगों के लिए वीडियोस रोज़ डलेंगे, रोज़ाना लगभग एक टॉपिक आप लोगों का बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो बने रहिए अपने साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने मित्रों, रिश्तेदारों को शेयर करो ये अपना चैनल का, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से लाइक कमेंट जो भी है आप लोग, कोई बात नहीं है, लाइक कमेंट के लिए नहीं है, बट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नॉलेज पहुँचे, उसके लिए आप लोग लॉकडाउन में सबसे बेस्ट ऑप्शन ही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम राजनीति विज्ञान को यानी कि इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी की बात करूं बेटा तो देखो, आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, वैसे तो सभी जानते ही हैं कि भारत में जो राजनीति की जो शुरुआत होती है, राजनीति की जो हमारी पहली सीढ़ी है वो ये है कि हमें ज्ञात होना चाहिए कि पहले जो हमारा जो सिस्टम था कैसे अस्तित्व में आया पहले से, यानी कि जैसे कि आपके अंग्रेज लोग आए थे, अंग्रेज़ों के बाद में ही तो हमारे ये सारा सिस्टम चालू हुआ है ना राजनीति का। इससे पहले तो देसी रियासतें थी, राजा महाराजाओं का शासन था, राजा महाराजा ही शासन करते थे, वो जो चलाते थे वही चलता था। लेकिन एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से हमारे देश में, एक पूरे देश के लिए एक, जैसे कि हमारा संविधान है, संविधान से ही पूरा हमारा राजनीति चलती है, संविधान से ही पूरा देश, पूरा सिस्टम चलता है। ठीक है, वो कैसे अस्तित्व में आया सबसे पहले तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट करता है। इसके बाद में हम आप लोगों को आगे सारी चीज़ें बताएंगे कि संविधान बनने के बाद में क्या तो राष्ट्रपति होता है, क्या प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा राज्यसभा क्या होती है, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद वगैरह, ये जो आप लोग सुनते हो कि मंत्रिमंडल अलग चीज़ होती है, मंत्रिपरिषद अलग चीज़ होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में सब आपको विस्तार से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। फिलहाल आप लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आप लोगों को इंडियन पॉलिटी समझाने वाला हूँ। आज मैंने आप लोगों के सामने जैसे कि दिख रहा होगा, लिखा है भारत का संवैधानिक विकास। जी हाँ, बिल्कुल, भारत का संवैधानिक विकास ही सबसे पहला टॉपिक होता है इंडियन पॉलिटी को पढ़ने का, कि भारत का जो संविधान का विकास हुआ है। ऐसे तो नहीं है ना कि कोई डायरेक्ट किताब उठा करके अपने को मिल गई और उसको अपन ने अप्लाई कर दिया हो। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने कोई डायरेक्ट कोई किताब उठा करके नहीं देखी है। हमने क्या किया है, धीरे धीरे उस पल को, उस एक एक कानून को, उस एक एक नियम को हमने बिल्कुल हमारे ऊपर अप्लाई हुए हैं वो ऑलरेडी पहले से। धीरे धीरे उसके बाद में फिर क्रमिक विकास के रूप में हमारे संविधान का डेवलप हुआ है, विकास हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करने के लिए देखो आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरुआत होती है। तो देखो बेटा, बात है सन 1600 ईस्वी की, जब अंग्रेज़ों का भारत में आगमन होता है। अंग्रेज भारत में आते हैं बेटा सन 1600 ईस्वी में। अब क्यों आए आप सबको पता है, एक कंपनी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में व्यापार करने के लिए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा कौन? देखो, एक है ना, एक ग्रुप था एक व्यापारियों का, यूरोपीय जो व्यापारी थे ना, उनका एक ग्रुप था, मर्चेंट एडवेंचर्स। मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का एक ग्रुप हुआ करता था। ठीक है, ये यूरोपीय जो व्यापारी ग्रुप था ये था। ठीक है, ये व्यापार करता था पहले। तो ये मर्चेंट एडवेंचर्स ग्रुप जो है वो जाता है अपने ब्रिटेन में। ब्रिटेन में देखो, क्राउन किसके पास था उस टाइम पे? ब्रिटेन में होता है क्राउन। क्या होता है ब्रिटेन के अंदर? होता है क्या? क्राउन। ब्रिटेन के अंदर क्राउन होता है। वो उस समय था, एक रानी थी, महारानी थी, उसका नाम था महारानी एलिजाबेथ। क्या नाम था महारानी का? महारानी एलिजाबेथ। वो महारानी एलिजाबेथ एक चार्टर के माध्यम से, चार्टर क्या होता है? ये चार्टर प्लेन वाला नहीं है भाई, ये चार्टर होता है राजलेख, सरकारी अनुमति मान लो एक तरीके से। एक चार्टर के माध्यम से
मर्चेंट एडवेंचर्स को क्या देती है, परमिशन देती है कि ठीक है आप पूर्वी कंट्रीज़ में, पूर्वी देशों में जाओ और वहाँ पर जाके अपना व्यापार प्रसार वगैरह कर लो। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर आते हैं और कंपनी का नाम रखते हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट यानी आप सभी जानते हो पूर्व, और इंडिया मतलब कि जो सारे देश थे ना उस टाइम पे आस पड़ोस के जो अपने थे वो सारे इंडिया के ही, मतलब इंडिया में क्या है कि एक व्यापार का अच्छा एक वो था, मौका था व्यापार के लिए, अच्छे संसाधन थे हमारे कहाँ पर, भारत में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसका नाम रखा गया और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है 31 दिसंबर 1600 में। 31 दिसंबर 1600 को आती है ये कंपनी, भारत में आती है। और आते ही अपना सबसे पहले देखो कारखाना कहाँ पर लगाती है, सूरत में लगाती है। ठीक है, लेकिन सूरत में कारखाना लगाती है, अपनी मिल बनाती है, लेकिन इन्होंने सबसे पहले अधिकार कहाँ पर करती है, वो करती है बंगाल पे। बंगाल को अगर हम देखें तो ये देखो बेटा, समुद्री रूप से अगर हम रास्ता बना के चलते हैं तो वहाँ पर देखो क्या है, जो बंदरगाह होते हैं। बंगाल बिल्कुल सही था व्यापार के लिए, इन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त स्थान था, सबसे मस्त जो जगह थी, वहाँ पर संसाधनों की भी कोई कमी नहीं थी। तो बंगाल को उन्होंने चुना और सबसे पहले ये अंग्रेज़ लोग आते हैं बंगाल में। बंगाल में आते हैं और अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं, कंपनी का अपना काम चालू करते हैं। काम चालू करने के बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे इनका काम चालू होता है। तो देखो आप लोगों को अच्छे से पता है कि पहले भारत की स्थिति क्या थी। भारत राजा महाराजाओं की भूमि रही है, राजा महाराजा रहे हैं, तो इनके पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं थी, मतलब धन दौलत से पूरा परिपूर्ण था, संसाधनों से पूरा परिपूर्ण भारत है। तो इन्होंने क्या किया, भारत को धीरे धीरे लूटना शुरू कर दिया। लेकिन देखो साथ ही में क्या करते हैं, साथ में हमारे जो यहाँ पर शासक लोग थे, नवाब लोग थे, बंगाल में होते थे नवाब, वो नवाब लोगों ने इनका क्या किया, विरोध करना शुरू किया। ठीक है, बंगाल में विरोध चालू कर दिया। देखो सबसे पहले तो ये अंग्रेज लोग आते हैं ना, ब्रिटिश लोग आते हैं। कई क्वेश्चन हमारे यहाँ से भी बनते हैं कि भाई अकबर के दरबार में कौन आया। अकबर के दरबार का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे पहला कौन सा अंग्रेज़ था जो अकबर के दरबार में आया था। तो अकबर के दरबार में आया था भैया फिंच नाम का एक अंग्रेज़ था। ठीक है, वो फिंच सबसे पहले आया था कहाँ पर, रोल्फ फिंच नाम था उसका पूरा, रोल्फ फिंच नाम का अंग्रेज़ था जो अकबर के दरबार में भी आया था। यानी कि ये पहले से ही आके अपनी फील्डिंग सेट करके जा रहे थे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है भाई, कैसी है भारत की भूमि, कैसी है कैसी नहीं है, यहाँ पर व्यापार करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये पहले से ही आने लग गए थे। तो अकबर के दरबार में आ गया था रोल्फ फिंच। तो उसके बाद में धीरे धीरे अखबारों का, ये अंग्रेज़ों का आना शुरू हो गया था। अंग्रेज़ों का आना शुरू हुआ तभी तो इन लोगों ने जाके महारानी से परमिशन ली थी व्यापार करने की, क्योंकि बिना परमिशन तो कर नहीं सकते थे। ठीक है, तो लास्ट में देखो क्या होता है कि ये जो बंगाल है, बंगाल के अंदर देखो लास्ट में, वैसे तो इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। जब अपन मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि बंगाल के अंदर क्या क्या हुआ, कौन कौन कैसे कैसे शासक आए, पहले कौन था फिर कौन था, वो सारी चीज़ें हमें बाद की बातें। हमें इंडियन पॉलिटी से फ़िलहाल मतलब है, हमें भारत का संवैधानिक विकास पढ़ना है। इस वजह से मैं आप लोगों को डायरेक्ट इतना सा बताता हूँ कि एक युद्ध होता है बेटा, प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध है, प्लासी का युद्ध होता है बेटा। वो होता है 23 जून सन 1757 में। कितनी तारीख को होता है, 23 जून 1757 में। यानी कि अब है ना, जो नवाब था ना, जो कौन नवाब था, एक उसका नाम था अपने नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला था, उसने क्या किया, विरोध करना शुरू किया था भाई किसका, अंग्रेज़ों का। क्योंकि अंग्रेज़ अपनी नीतियों के विरुद्ध काम कर रहे थे, व्यापार करने आए थे, व्यापार करो, ये जो तानाशाही है वो काहे को फालतू में फैला रहे हो भारत में। तो उन्होंने तानाशाही करना शुरू कर दी थी। तो बंगाल का जो नवाब था वो था नवाब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया, बंगाल इसका अंग्रेज़ों का, ब्रिटिश कंपनी का, कि व्यापार के माध्यम से ही करो, आप व्यापार ही करो, आप शासक बनने का प्रयास मत करो। तो बहुत ही मतलब अच्छा युद्ध हुआ था, ये प्लासी का युद्ध था। इससे पहले क्या किया इसने, जो नवाब ये सिराजुद्दौला है ना, उन्होंने लगभग 248 कितने 248 अंग्रेज़ों को है ना,
पकड़ करके किलाबंदी कर रहे थे अंग्रेज़ लोग, किलाबंदी कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या, ये इन अंग्रेज़ों को 248 अंग्रेज़ों को पकड़ के, और एक 15 बाई 18 का कमरा था, 15 बाई 18 का कमरा आप जानते हो कितना सा होता है, उसमें सबको भर दिया। और 3 दिन बाद देखते हैं तो बेटा लगभग है ना 223 लोग के आसपास, ऐसा कहानियों में सुनने को मिलता है। ऐसा है ना बहुत सारे, इनमें से जैसे कि ये जो 248 था ना, इन्हीं में से एक अंग्रेज़ बच गया था। उसी अंग्रेज़ ने बताई ये सारी कहानी की ऐसा हादसा हुआ था। नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया था, हमारे पूरे 248 अंग्रेज़ों को पकड़ करके 15 बाई 18 के कमरे में डाल दिया था। इसे काला पानी की सजा भी कह सकते हैं। काला पानी की जो घटना है वो यही कहलाती है। इन्होंने 223 अंग्रेज़ जो थे बिल्कुल मरे हुए मिले थे, उनमें से एक बचा था, उसने इस पूरा का पूरा वृत्तांत बताया था। ठीक है, ये आपके इतिहास में चला जाएगा, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम हमारे वापस से कंटेंट पे आते हैं, हमारे मैटर पे आते हैं। तो प्लासी का युद्ध था। देखो बेटा, अंग्रेज़ों के पास में आधुनिक संसाधन वगैरह थे, सब चीज़ें थी, तो नवाब सिराजुद्दौला हार गया। उसके बाद में एक युद्ध और होता है, वो होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कौन सा युद्ध होता है? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध होता है बेटा 22 अक्टूबर 1764 में 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ये होता है अंग्रेजों में, ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेजों में, और मीर कासिम में। किस में होता है? ये जो प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध तो हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी, लिख दूं क्या मैं, और नवाब सिराजुद्दौला। और ये जो बक्सर का युद्ध होता है ना, बक्सर का युद्ध होता है वो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, लिख दूं, एंड किस में होता है? मीर कासिम। ठीक है, तो ये 2 युद्ध है ना, भारतीय ये जो है नवाब हैं बंगाल के, ये सब हारते गए और अंग्रेज जीतते गए। जैसे ही अंग्रेज़ों ने ये दोनों युद्ध जीते तो इनके हौसले और बुलंद हो गए, और इन्होंने सोचा कि अब हम व्यापारी नहीं रह गए हैं, अब तो हम यहाँ के प्रशासक हो गए हैं। और वो अपने आप को क्या मानने लग गए? भारत के प्रशासक मानने लग गए। बेटा ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ना कि 1600 में आए, व्यापार करने के लिए आए, व्यापार करने की नीतियों को छोड़ करके धीरे धीरे तानाशाही करने लगे। तो ये इन्होंने विरोध किया, हमारे कुछ बंगाल के नवाब वगैरह ने, जो खुददार लोग थे, उन्होंने विरोध किया तो युद्ध हुआ। तो ये युद्ध हम लोग हार गए, और अंग्रेजी ये बक्सर का और प्लासी का युद्ध जीत जाने के बाद में इनके हौसले बुलंद हो गए, और ये अपने आप को क्या मानने लग गए? अपने आप को प्रशासक मानने लग गए। ठीक है बेटा, प्रशासक मानने लग गए तो सीधी सी बात है, धीरे धीरे अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? भारत पे अतिक्रमण कर लिया। मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा ही समझने लगे कि भारत अब अपना ही है। ठीक है, भारतीयों ने जब विरोध किया, प्रदर्शन किए, भारतीय असंतोष में कि मतलब पूरा भारतीयों में असंतोष फैलने लगा, तो इन लोगों ने क्या किया भाई, इनमें ज़्यादा भारतीयों में क्या नहीं हो, असंतोष पैदा नहीं हो, इस वजह से कुछ धीरे धीरे इन लोगों ने विकास भी चालू कर दिए। जैसे कि सीधी बात कहाँ पर पहुँच गई भाई, युद्ध हो रहे हैं तो बात सीधी, जैसे कि हमारे कोई घटना होती है अगर मान लो क्षेत्र में, तो बात जैसे बड़ी घटना हो गई तो बात जैसे कहते हैं ना कि बात दिल्ली तक गई, वैसे ये बात ब्रिटेन तक गई। बात ब्रिटेन तक जाती है तो ब्रिटेन में क्या होता है, क्राउन था, क्राउन ने क्या कर दिया, धीरे धीरे अब नियंत्रण करना शुरू करेगा। तो बेटा एक अधिनियम बनता है या फिर एक चार्टर बनता है, उसे हम बोलते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट करना। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनता है। तो आप लोगों को एक छोटी छोटी जानकारी में वापस से ब्रीफ में बता देता हूँ कि 1600 ईस्वी में अंग्रेज आते हैं, एलिजाबेथ ने भेजा था, एक चार्टर के माध्यम से भेजा था, और चार्टर के माध्यम से उन्होंने भेजा था 15 या 16 साल के लिए व्यापार करने के लिए। ठीक है, कई बुक्स में 16 साल के लिए मिलता है, कईयों में 15 साल के लिए मिलता है। ठीक है, जो ऑप्शन हो बेस्ट, 15 और 16 में अलग अलग डिफरेंस नहीं होगा, 15 और 16 अलग अलग मिलेंगे। तो अगर 15 साल का है तो 15 साल का ही करना बेटा। तो 15 साल के लिए एक चार्टर के माध्यम से सिर्फ व्यापार करने के पर्पज़ से आपको भेजता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, भारत में इधर पूर्वी देशों में भेजा गया, जहाँ पर आके वो बंगाल पे अपना नियंत्रण करते हैं और बंगाल के अंदर एक पद बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम बेटा गवर्नर का पद। वो जाके बनते हैं क्या, गवर्नर बनाते हैं वहाँ पर। ठीक है,
गवर्नर था। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था की, ये जो भारत की जो पॉलिटी है, भारत के जो राजनीति है, उसका पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अगर हम इसकी बात करेंगे तो हमारा पहला जो अधिनियम या चार्टर आता है, या जो सुधार के माध्यम से जाते हैं, ये जो चीज़ें हैं ना बेटा, ये चार्टर्स आने वाले हैं, ये सुधार, ये इन्हीं को हमने क्या बनाया, बेस बनाया है हमारे संविधान के लिए, ये आधार हैं हमारे संविधान के। तो इनको अच्छे से पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आएगी वो आप लोग नोट करते रहना, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहला है। इसमें क्या हुआ, कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना की गई भाई। कंपनी थी, कंपनी पहले इंडिपेंडेंट थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया कि जैसे ही इनकी हरकतें तेज होने लगी ना, इस प्रकार की हरकतें, तो इन्होंने क्या कर दिया कि कंपनी पर संसद का नियंत्रण स्थापित कर दिया, कि यानी कि अब इस पे कंट्रोल कौन करेगी, जो ब्रिटिश संसद है ना वो करेगी भाई। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। फिर उसके बाद में देखो, कंपनी को चलाने के लिए दो संस्थाएं बनाई, एक तो कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स और एक बनी, दूसरी कौन सी बनी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। देखो बेटा, दो संस्थाएं काम में आई निकल करके सामने, जो इस कंपनी को चलाएगी। एक तो था कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। प्रोपराइटर्स जैसे कि मालिक लोग, कौन, प्रोपराइटर्स का मतलब मालिक लोग, जो कंपनी के एक तरीके से मालिकाना हक वगैरह रखेंगे, जैसे कि ब्रिटेन के ही लोग होंगे। ठीक है, जो ब्रिटिश संसद से संबंधित लोग होंगे वो प्रोपराइटर्स होंगे। दूसरा जो था मेन इंपॉर्टेंट था, जो भारत में रह के काम करेगा, दूसरी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर लोग बना दिए गए और उनकी संख्या थी 24। बेटा एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि 1773 के अंदर जो रेगुलेटिंग एक्ट्स, किस अधिनियम के तहत भारत में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है। तो अगर इसकी संख्या पूछ ले तो ध्यान रखना है कि इसकी संख्या थी उस टाइम पे 24 सदस्य हुआ करते थे। वो हमारे भारत में क्या करेंगे, शासन चलाएंगे इसके माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि जो बंगाल के अंदर जो गवर्नर था, बंगाल के अंदर कौन था, गवर्नर। तो भारत में गवर्नर की जगह पर क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। जो बंगाल में गवर्नर था ना बेटा, उसका जो पद था उसका थोड़ा सा अपग्रेड किया गया, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल उसका नाम रख दिया गया। और जो उस टाइम पर गवर्नर था ना, वारेन हेस्टिंग, कौन था, वारेन हेस्टिंग जो था उस टाइम पर गवर्नर था, उस वारेन हेस्टिंग को क्या बनाया गया, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहते हैं। क्यों, क्योंकि था पहले गवर्नर लेकिन प्रमोशन हो गया, अब गवर्नर जनरल बोलेंगे, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, और ये वारेन हेस्टिंग जो था बंगाल का गवर्नर तो था ही, साथ ही में जो बम्बई और जो मद्रास थे, मद्रास और बम्बई है ना, देखो 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्र बनाए गए थे। अंग्रेजों ने 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्र बनाए थे। प्रेसिडेंसी, तीन प्रेसिडेंसी थी। पहली तो थी बंगाल, दूसरी थी मद्रास और तीसरी थी बम्बई। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी थी। इन तीनों प्रेसिडेंसीज का जो कंट्रोल दिया गया, किसको दिया गया, वारेन हेस्टिंग्स का। क्योंकि ये तो गवर्नर जनरल तो कहाँ का था, बंगाल का था, लेकिन इन दोनों पर भी क्या करेगा, कंट्रोल बेटा करेगा। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग था। बंगाल, मद्रास व बम्बई के गवर्नर भी इसके अधीन ही काम करने वाले थे। इसके बाद में देखो, गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य। अब जो गवर्नर जनरल था ना, वो अकेला काम नहीं करेगा, उसके लिए काम करने के लिए साथ में उसके साथियों में कितने लोग कर दिए, 4 सदस्य इंक्लूड कर दिए, और साथ में एक गवर्नर जनरल, वो खुद तो है ही है। 4 सदस्यों की एक टीम और उसको दे दी। और ध्यान रखना, जो भी निर्णय होगा, जो भी चीज़ का जो भी डिसीजन होगा, कोई भी कानून बनाना होगा, कोई भी बात होगी, बहुमत के आधार पर उसका निर्णय लिया जाएगा। बहुमत के आधार पर, आप समझ गए ना कि जो गवर्नर जनरल की परिषद है ना, उसमें गवर्नर जनरल है, उसको 4 आदमी मिल गए। 4 आदमी मिल गए तो आप लोग देख लो, बहुमत के आधार पर, यानी कि अगर 3+2, 2 एक साइड हो गए, 3 एक साइड हो गए, तो ध्यान रखना गवर्नर जनरल ने अगर मान लो इधर का फेवर कर दिया तो ये जीत ही रहा है। अगर 2 इधर हैं और इधर एक गवर्नर जनरल इसी में कूद गया तो क्या हो गया, बराबर हो गए वैसे तो, लेकिन गवर्नर जनरल जिधर रहता है ना उसी को माना जाता है बहुमत में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत था, अभी गवर्नर जनरल पूरा पावर में नहीं था। मान लो ये लो 4 एक तरफ ही हो जाते, तो अगर छोड़ो इधर 3 हो जाते तो 3 हो जाते। अब गवर्नर जनरल के साथ में एक बच गया। अगर गवर्नर जनरल एक इसमें ऐड भी होता है ना,
इसमें ऐड हो जाता है, तब भी गवर्नर जनरल और ये दोनों मिलाकर के दो ही बनते हैं, तब भी बहुमत इनका था। तो अभी तक गवर्नर जनरल की ताकत इतनी नहीं थी, ठीक है, तो बहुमत के आधार पर काम हो रहा था। उसके बाद में देखो लास्ट में इसी अधिनियम के तहत 1773 के अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर बना था, तो कलकत्ता में बना था 1774 में। और अगर न्यायाधीश का नाम पूछ ले तो न्यायाधीश था एलिजा इम्पे, ठीक है, तो न्यायाधीश का नाम है एलिजा इम्पे। और दूसरी बात, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, जैसा कि न्यायालयों में होते हैं ना, एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक उसी प्रकार शुरुआत में जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई उसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की स्थापना की गई, बनाए गए। और जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश था वो था एलिजा इम्पे, ठीक है बेटा। तो एक तो आप लोगों का ये हो गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसकी मेन बातें मैंने बता दी है। दूसरा अधिनियम आप लोगों के लिए आता है वो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, वो पढ़ लेते हैं। हाँ जी बेटा, देखो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्या कहता है? देखो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ खामियां थी मान लो, तो उसको सुधार करने के लिए, उसको और प्रबल बनाने के लिए, उसकी कमियों को दूर करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया, अंग्रेजों के द्वारा किया गया। उसमें क्या किया गया? देखो सबसे पहले तो संसदीय नियंत्रण जो लगाया गया था 1773 में उसको और बढ़ा दिया गया। तो सबसे पहला काम क्या किया कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत संसदीय नियंत्रण को और बढ़ा दिया गया भारत में, ठीक है। उसके बाद में बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिसके सदस्य कितने थे? 6 सदस्य, ठीक है। वो जो परिषदें चल रही थी ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, वो तो थे ही थे। साथ में गवर्नर जनरल की परिषद और बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था 4+1, 4 तो सदस्य थे और एक कौन था जो उसका अध्यक्ष हुआ करता था? कौन? खुद गवर्नर जनरल। वो उसके अलावा एक और बना दिया गया बेटा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो क्या करेगा? कंपनी पर कंट्रोल करेगा, कंपनी के कार्यकलापों का ध्यान रखेगा। उसका नाम क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसके कितने सदस्य होंगे? 6 सदस्य होंगे। 6 में से जो एक अध्यक्ष होगा ना, अध्यक्ष, उन 6 सदस्यों में से एक अध्यक्ष भी होगा। और वो अध्यक्ष कौन होगा? ब्रिटिश संसद के अंदर वो क्या होगा? सदस्य होगा। ब्रिटिश संसद का कोई भी एक सदस्य जो होगा वही नियुक्त किया जाएगा उसका अध्यक्ष, किसका? इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, ठीक है। समझ में आई ना ये बात? तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें अगली बात क्या है? गवर्नर जनरल के अधिकारियों में वृद्धि। अब जो गवर्नर जनरल था ना उसके अधिकारों में वृद्धि कैसे की गई? देखो पहले कितने थे? 4+1 सदस्य थे क्या गवर्नर जनरल की परिषद में? अब क्या कर दिया गया? उसकी जगह 3 ही कर दिया गया। लो बेटा 3 कर देंगे, अब 3 ही सदस्य देंगे, तो अब गवर्नर जनरल पावर में आ गया ना, तो गवर्नर जनरल पावर में आ जाता है यहाँ से, ठीक है बेटा। इसके बाद में देखो अगला एक्ट आता है अपना 1784 के बाद में, वो होता है 1786 का संशोधित अधिनियम। 1786 का संशोधित अधिनियम क्या था? 1786 का संशोधित अधिनियम ये था, अब देखो 84 के बाद में 86, 2 साल बाद में क्या जरूरत पड़ गई? तो 2 साल बाद में ही देखो ये वाला जो 1784 का था इसको और इम्प्रूव करने के लिए तो 1786 में, यानी कि अभी है ना, देखो अब तक तो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था ना। वॉरेन हेस्टिंग के बाद में आता है ये जो आता है ये कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस जो है एक तरीके से ब्रिटिश संसद का मान लो या ब्रिटेन का एक तरीके से हुकुम का इक्का मान लो। ये क्यों हुकुम का इक्का भेज दिया अब की बार भारत में? कैसे कि कॉर्नवालिस क्या करेगा? अब ये अलग तरीके से अपनी नीतियों को करेगा ये, तो इसके वजह से कॉर्नवालिस के लिए अलग से एक अधिनियम बनाया गया, इसको कहते हैं 1700। एक्चुअली अधिनियम तो इसी का ही है 1784 का, लेकिन ये संशोधित अधिनियम है 1786 का। संशोधन हुआ था इस वाले में, और क्या संशोधन किया गया? उसके लिए अधिनियम बनाया गया। ये लाया गया था बेटा कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया, तो ये गवर्नर जनरल बन के आया भारत में, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल बन के कौन आया? कॉर्नवालिस बन के आया। और इसने क्या किए? मूलभूत परिवर्तन किए, बहुत सारी चीज़ें। ये पूरी की पूरी जो ब्रिटेन में जैसा शासन चलता था ना वैसी शासन व्यवस्था भारत में लागू करना चाहता था, क्योंकि ये अंधभक्त था ब्रिटिश शासन का,
तो ये अंधभक्ति में क्या करना चाहता था, भारत में भी सेम पॉलिसीज करना चाहता था, तो इससे प्रसन्न थी ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रसन्न थी, तो इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया, इससे कहते हैं 1784 का संशोधित अधिनियम। बेटा यहाँ से प्रश्न यही इंपॉर्टेंट बनता है कि कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया था ये, ठीक है। तो अब देखो ये आता है तो ये अपने हिसाब से काम करेगा, अपने हिसाब से काम किया तो सबसे पहले आते हैं तो इसने पूरी ताकत अपनी तरफ ले ली, यानी कि गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित कर दिया। जो पूरी सेनाएं थी उन सेनाओं का मुख्य सेनापति कौन रहेगा, अब गवर्नर जनरल रहेगा, यानी कि युद्ध की स्थिति में खुद ही डिसीजन लेगा भी है। उसके बाद में परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार ये लो, परिषद थी जो बहुमत के आधार पर निर्णय कर रही थी, अब निर्णय ले भी लेगी तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस परिषद का जो निर्णय लिया गया है उसको रद्द करने का अधिकार किसको था, कॉर्नवालिस को था, यानी कि गवर्नर जनरल को मिल गया था, ठीक है बेटा। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और एक और चीज़ जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम्स में, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, एक हमारे जैसे पुलिस महकमे के अंदर एक पद होता है एसपी का, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, तो वो भी स्थापना इसी ने की थी, कॉर्नवालिस ने ही एसपी पद की जो थी स्थापना करी थी, ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो एसपी वगैरह जो बने हैं ना, जैसे पुलिस में एसपी वगैरह होते हैं, तो पुलिस में एसपी का जो पद होता है तो सेना के अंदर एसपी का पद भी किसने बनाया, कॉर्नवालिस ने बनाया, ठीक है बेटा। तो 1786 का एक्ट जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कॉर्नवालिस एक तरीके से पूरा का पूरा दारोमदार लेके आया अपने ऊपर, पूरा एक पूरी पॉलिसी अपनी फॉलो करवाना चाहता था इंडिया के अंदर, ठीक है। अगला अधिनियम आता है 1793 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट के तहत सबसे पहली बात और इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि अब यहाँ से बेटा आप लोगों के जो अधिनियम चलेंगे वो 20-20 साल ऐड करते हुए चले जाना, ठीक है। 1793 में 20 ऐड कर देना तो 1813 आ जाएगा, फिर 20 ऐड कर देना तो 1833 आ जाएगा, फिर 20 ऐड कर देना तो 1853 आ जाएगा। इस प्रकार से अधिनियम अब याद करने में मुश्किल नहीं हो गई आपको। तो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट कैसे बताया कि 1773 का रेगुलेटिंग आ गया, 1784 का पिट्स इंडिया और 1786 का संशोधित अधिनियम आ गया, ठीक है बेटा। तीन ही तो अधिनियम पढ़ रहा है, बताएं। चौथा आ गया आप लोगों के 1793 का, 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या किया, कंपनी के शासन को 20 साल बढ़ा दिया गया। और इम्पोर्टेंट बात क्या थी, बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको क्या कर दिया गया, मद्रास व बम्बई का पर्यवेक्षक बनाया गया, सुपरवाइजर बनाया गया, ठीक है। अब सुपरविजन में रहेंगे, जो मद्रास और बम्बई है वो किसके सुपरविजन में काम करेंगे, किसके सुपरविजन में रहेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रह करके, ठीक है। ये पहले भी था लेकिन और पावर्स दे दी गई। तो ये हमारे जैसे कि आज की क्लास में मैंने 4 अधिनियम पढ़ाए, ठीक है। एक तो बेटा इनमें इंपॉर्टेंट जो था मैंने डाटा वो आप लोगों को बता दिया, जो मेन कंटेंट था, जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वो मैंने सारा आप लोगों को बता दिया। बेटा रेयर चांस होंगे कि इनके बाहर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर फिर भी बनता है तो हम इसके बारे में और, जैसे कि हम अब आगे ऑफलाइन स्टडीज़ करेंगे ना, तो उसमें हम थोड़ा और देख लेंगे। अगर आप लोगों की अगर इसमें भी कोई क्वेरीज वगैरह हो तो मुझसे डायरेक्टली करो, कमेंट सेक्शन में करो, जैसे आप लोगों की इच्छा है मुझसे पूछ सकते हैं, पूरा समाधान करेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो आज की क्लास में उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी डेफिनेटली। अगर नहीं भी समझ में आया हो तो बेटा कोई बात नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए और थोड़ा सरल माध्यम से नेक्स्ट क्लासेज में स्टार्ट कर दूंगा, थोड़ा अच्छी टेक्निक्स लेके आऊँगा, अच्छे ट्रिक्स के माध्यम से समझाऊंगा। एक्चुअली ये तो याद करने की चीज़ें थी, तो बेटा याद रखनी है, कहानी के रूप में आप लोग इस चीज़ को समझें कि 1600 से लेकर और हम आ गए 1793 तक आ गए। इससे आगे की कहानी यानी कि 20 साल बाद में अपन बात करेंगे, अब सीधा 20 साल आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि 1813 की बात करेंगे, 1813 के अधिनियम की बात करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या अधिनियम आते जाएंगे वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। 2-3 क्लासेज में आप लोगों का ये जो संवैधानिक विकास है वो कंप्लीट करा दूंगा। फिर संवैधानिक विकास के बाद में हम संविधान की बात करेंगे, संविधान सभा की बात करेंगे, संविधान कितने दिनों में बना, कितने दिनों में कितने लोग थे, कितनी समितियां थी, वो सारी बातें हम आगे के वीडियोस में करने वाले हैं। डेफिनेटली मैं आप लोगों का संविधान वाला चैप्टर अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। बेटा आप लोग साथ में बस जुड़े रहो, मेहनत करते रहो। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो अपने कोचिंग से पूछ सकते हैं, कोचिंग के प्रशासन अपना जो है मैनेजमेंट है उससे पूछ सकते हैं। आप लोगों का डेफिनेटली कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर करेंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूं, उसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप लोग सुबह और शाम दोनों टाइम अब आप लोगों के वीडियोज़ डाला करेंगे बेटा, तो आप लोग तैयार रहा करो। इंग्लिश की और जीके की क्लासेज मैंने कंटिन्यू स्टार्ट कर दी है, ठीक है बेटा। मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।